नमस्कार। मैं नीतू डबास, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुझेड़ी, फरीदाबाद से। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भूगोल कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 7, जो है भू आकृतिक स्थलाकृतियाँ और उनका विकास। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भू आकृतियाँ क्या होती हैं, स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, उनका विकास कैसे होता है, इन स्थलाकृतियों का निर्माण कौन से कारक करते हैं और कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इन कारकों को सहयोग करती हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि भू आकृति क्या होती है। भू आकृति जो होती है वो भूमि की आकृति होती है, यानी कि जो भूमि पर जितनी भी आकृतियां बन जाती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? भू आकृति। एक छोटे भूखंड से लेकर मध्यम आकार के भूखंड को हम क्या कहते हैं? भू आकृति। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर एक भूदृश्य का निर्माण करती हैं और यही भूदृश्य हमें अपने भूतल पर नजर आते हैं। हमें अपने चारों तरफ धरातल पर जितनी भी स्थलाकृतियां नजर आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? भू आकृति। इससे आगे हम समझते हैं कि भू आकृतिक क्रियाएं और भू आकृतिक कारक क्या होते हैं। भू आकृतियां जो होती हैं उनका निर्माण पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण होता है, जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं होती हैं। वो प्रक्रियाएं कौन सी हैं? वो हैं अपरदन और निक्षेपण। प्रत्येक भू आकृति की अपनी एक भौतिक आकृति, आकार और उसके कुछ पदार्थ होते हैं जो कुछ भू प्रक्रियाओं और उनके कारकों के द्वारा निर्मित होती हैं। अधिकतर जो भू आकृतियां हैं उनको निर्मित होने में बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि उनकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है और धीमी प्रक्रिया के कारण ही उनको बनने में लंबा समय लग जाता है। अब बात आती है कि वो प्रक्रियाएं, वो कारक कौन से होते हैं जो भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। सभी भू आकृतियां जो होती हैं उनको विभिन्न कारक निर्मित करते हैं। वो हैं प्रवाहित जल, यानी बहता हुआ जल, जो धरातल पर जल बहता है। दूसरा है भूमिगत जल, जो धरातल के नीचे जो जल बहता है। उसके बाद है हिमनदी, जो बर्फ की नदियां होती हैं, वो भी एक भू आकृतिक कारक है। और समुद्री लहरें, धाराएं और वायु। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भू आकृतियों का निर्माण करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भू आकृतियों का निर्माण करने वाले कारक हैं प्रवाहित जल और नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनदी, वायु पवन और समुद्री लहरें या धाराएं। ये जो भी सभी भौतिक कारक हैं ये 2 तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे, एक अपरदनात्मक, दूसरा निक्षेपणात्मक। ये सभी स्थल रूप जो हैं वो निर्मित होते हैं तो उसके पीछे कुछ पदार्थों की जो संरचना होती है, यानी कि जो चट्टानों की संरचना होती है उनमें वो किस प्रकार की हैं, उनमें कोई मोड़ है या कोई जोड़ है, उनमें कोई विभंग है या कोई जो चट्टान जो है वो कोमल है या वो कठोर है, वो चट्टानें पारगम्य है या अपारगम्य है, उनमें भ्रंश हैं, दरार हैं। इस बात पर उन चट्टानों पर बनने वाली स्थलाकृतियां निर्भर करती हैं। अब हम बात करते हैं भू आकृतियों के विकास की, कि भू आकृतियों का विकास है वो कैसे होता है। प्रत्येक भू आकृति है उसके विकास का एक इतिहास रहा है और समय के साथ साथ उसकी आकृति में परिवर्तन होता रहता है। जब भू आकृति का आरंभ होता है, जब एक आकृति बननी शुरू होती है, तो सबसे पहली स्टेज में क्या होता है? पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पे अपक्षय होता है। वो चट्टानों का अपक्षय होता है, उनकी टूट फूट होती है। जब टूट फूट होती है तो वो मलबा वहीं पर इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं अपक्षय। जब ये प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी तो जो भू आकृतिक कारक हैं वो उस मलबे का, उस अवसाद का अपरदन करेंगे, यानी कि उसका कटाव करेंगे और अपने साथ उसको उड़ा कर ले जाएंगे या बहा कर ले जाएंगे। अब अपरदन जो होगा उससे धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और
इसके बाद होती है निक्षेपण की प्रक्रिया। अपरदन के बाद ही उसका परिणाम होता है निक्षेपण। जिस चीज़ का कटाव हुआ है, जो पदार्थ अपरदन के साथ नदी या फिर भौतिक कारक उसको साथ लेकर जा रहे हैं, वो उसका कहीं ना कहीं जमाव करेंगे, उसको निक्षेपित करेंगे। तो जो निक्षेपण प्रक्रिया है वो अपरदन का ही परिणाम होती है। और निक्षेपण से भी धरातल के स्वरूप में बदलाव ज़रूर आएगा। भू आकृतियाँ हैं वो एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और उनके पदार्थ, उनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। और ये बदलाव किस लिए आता है? ये बदलाव आता है समय और जलवायु के कारण। लंबे समय के कारण और जलवायु के प्रभाव के कारण उन भू आकृतियों के आकार में, उनके गुण में, उनकी आकृति में और उनकी प्रकृति में बदलाव आ जाता है, या फिर वो स्वयं अपना रूप बदल लेंगी। तो विकास क्या कहलाएगा? एक भाग में एक आकृति का दूसरी आकृति में रूप परिवर्तन। एक भाग में एक आकृति का दूसरी भू आकृति में रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास। एक स्थल रूप है वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा। जैसे हमारा जीवन काल है वो अलग अलग स्टेज से होता है, उसी तरह से हम इसकी तुलना, विकास की तुलना हमारे जीवन काल से कर सकते हैं। वो अब देखते हैं हम विकास की अवस्थाएं क्या हैं या विकास किन स्टेजेस से होता है। सबसे पहली अवस्था है युवावस्था, दूसरी है प्रौढ़ावस्था और तीसरी है वृद्धावस्था। युवावस्था होती है विकास की फर्स्ट स्टेज, यानी कि इसमें भौतिक कारक जो हैं वो आकृतियों के निर्माण की शुरुआत करते हैं। प्रौढ़ावस्था होती है, इसमें भू आकृतिक कारकों की मैच्योरिटी स्टेज होती है। और वृद्धावस्था होती है भौतिक भू आकृतिक कारकों की लास्ट स्टेज। चलिए अब आगे हम जो भौतिक कारक हैं जो भू आकृतियों का निर्माण करेंगे उनके बारे में पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, आइए पढ़ते हैं हम। देखिए अभी आपको सामने एक चित्र भी नज़र आ रहा है और इसमें नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ भी लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो हम पढ़ते हैं अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और फिर पढ़ेंगे हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। मैंने बताया था आपको कि जितने भी भौतिक कारक हैं वो क्या करेंगे, वो दो तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे, अपरदन से निर्मित और निक्षेपण से। यानी कि जब वो कटाव करेंगे तो स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और जब वो निक्षेपण करेंगे तो वो स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। इसमें आती हैं सबसे पहले वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलगर्तिका, जलप्रपात या अवनमित कुंड, गभीरीभूत विसर्प और नदी वेदिकाएं। इसके बाद एक बार हम जानते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों द्वारा निर्मित होंगी? जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका, गोखुर झील विसर्प, गुम्फित नदी और डेल्टा। ये सभी स्थलाकृतियाँ जो है वो नदी बनाती है अपने संपूर्ण जीवन काल में। इसमें क्या है, वो 3 स्टेजेस में जब अपना जीवन पूरा करती है तो वो इन सब का निर्माण करेगी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में। अब देखिए जो चित्र आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें एक नदी का संपूर्ण जीवन काल नज़र आ रहा है। इसमें जब जन्म लेती है नदी, कहाँ से जन्म लेगी? वो पहाड़ों से। जब पहाड़ों की बर्फ़ पिघलेगी, यहाँ पे हिम नदियाँ हैं, ये नदियाँ पिघलेंगी तो धीरे धीरे छोटी छोटी अवनालिकाएँ जब आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी सरिता या एक नदी का रूप लेती हैं और ये आगे बढ़ती हैं। तो ये कटाव करती हुई चलती हैं, अपरदन करती हुई चलती हैं। ये होती है इसकी फर्स्ट स्टेज। जब नदी पहाड़ों से मैदानी भाग में आती है तो वो उसकी सेकंड स्टेज यानी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है। वहाँ पर नदी का जो ढाल है वो भी कम हो जाता है, उसमें गाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसका
नदी जो है वो चौड़ी होती जाती है, लेकिन उसके पानी की गति जो है वो पहाड़ों की बजाय कम होती चली जाती है। ये उसकी होती है सेकंड स्टेज। अब आती है नदी जब समुंदर के किनारे पहुंचने वाली होती है तो इसकी थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज होती है इसकी वृद्धावस्था। ये नदी का उद्गम स्थल है जहाँ से नदी जन्म लेती है, और ये है उसका मुहाना यानी नदी का माउथ, जिसमें नदी समुद्र में मिलने वाली होती है। इस चित्र को देखकर आप एक नदी का संपूर्ण जीवन काल समझ गए होंगे और वो किस तरह की शिलाकृतियाँ बनाती है। अब हम देखते हैं और वो किस किस प्रकार से और कौन सी शिलाकृतियों का निर्माण करती है, ये हम आगे समझते हैं। ये देखिए, वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन, ये तीनों जो आकृतियाँ होती हैं ये नदी द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित होती हैं, और ये तीनों जो होती हैं वो घाटी ही होती हैं। इनमें अंतर सिर्फ इतना है, इनके आकार में अंतर होता है, बाकी सब ये होती हैं, ये एक घाटी का ही रूप होती हैं। सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे वी आकार की घाटी। ये क्या करती है, नदी जब बर्फ़ पिघलकर अवनालिकाएँ आगे बढ़ती हैं, छोटी छोटी अवनालिकाएँ आपस में मिलती हैं तो वो आगे बढ़ती हुई चलती हैं, तो क्या होता है वो अपने किनारों का कटाव करती हैं और तलहटी का वो कटाव कम कर पाती हैं। इसीलिए वी शेप की आकृति की एक घाटी का निर्माण होता है। घाटी के तली में नदी बह रही होती है और इसके दोनों किनारे जो होते हैं वो वी आकार के नज़र आते हैं। ये होती है वी आकार की घाटी। अब बात आती है गोर्ज की। गोर्ज क्या होता है? जो गोर्ज है वो संकरी घाटियाँ होती हैं, यानी कि तंग घाटी, जिसमें चौड़ाई नदी की बहुत कम होती है, गहराई ज़्यादा होती है, और इसके दोनों किनारों पर जो चट्टानें हैं वो बहुत तीखे ढाल वाली यानी बिल्कुल खड़े ढाल वाली होती हैं। उनमें नीचे से ऊपर तक जो चौड़ाई होती है वो लगभग बराबर होती है। ये होता है गोर्ज। और इसके बाद बात आती है कैनियन की। कैनियन क्या होता है? कैनियन भी घाटी का ही एक रूप है। इसमें फ़र्क इतना है कि जो कैनियन है उसमें अवसादी चट्टानें होती हैं। जो पहाड़ होते हैं जिनका कटाव होता है, चट्टाने का कटाव होता है, वो क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें। उनमें वो भी 37 दिशा में होनी चाहिए। 37 दिशा में होंगी तभी वहाँ कैनियन का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, ऊपर की जो चट्टानें हैं उनका कटाव ज़्यादा होगा और नीचे की चट्टानों का कटाव कम होगा। इसीलिए ये एक कम ढाल वाला क्षेत्र बन जाता है। कम ढाल वाली चट्टानें होंगी यहाँ पे, इसीलिए इसमें और गॉर्ज में यही फ़र्क आता है ढाल का, और ये बनता है कैनियन। अब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गॉर्ज क्या होता है और कैनियन क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर में हम क्या बताएंगे कि गॉर्ज जो है उसके गॉर्ज के जो ढाल होते हैं वो बिल्कुल खड़े ढाल होते हैं। कैनियन का जो ढाल होता है वो कम खड़ा होता है। दूसरा, गॉर्ज में ऊपर से लेकर नीचे तक चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन कैनियन में ऊपर चौड़ाई ज़्यादा होती है और नीचे कम होती है। इनमें नदी जो है वो संकरी ही होती है। और तीसरा फ़र्क है इनमें चट्टानों का। जो गॉर्ज होते हैं उनमें कठोर चट्टानें होती हैं जिनका लगभग वो एक जैसी ही, ऊपर से नीचे तक जो चट्टानें होंगी लगभग एक जैसी प्रकृति की होंगी, इसलिए उनमें जो कटाव है वो समान मात्रा में होगा। लेकिन जो अवसादी चट्टानें होंगी जिनसे कैनियन का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर ऊपर वाली चट्टानें जो हैं वो ज़्यादा कोमल होंगी, इसलिए उनका कटाव ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे वाली ऊपर वाले की अपेक्षा थोड़ी कठोर होगी, इसलिए उनका लेट अपर्दन होता है, तो वो एक कैनियन का ही निर्माण करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम जल गर्तिका, जलप्रपात
अवनमित कुंड और नदी वेदिकाओं के बारे में। ये जो स्थलाकृतियाँ मैं आपको बता रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, ये सभी जो हैं वो नदी के अपरदन से बनती हैं। नदी जब अपरदन क्रिया करती है उससे इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही होती है तो नदी का जल आसपास की चट्टानों में अगर कोई गर्त है उसके अंदर फंस जाता है और नदी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसके साथ बहते हुए चलते हैं। और जब वो जल उन गर्तों में फंसता है तो वो कंकड़ पत्थर उसके साथ फंस जाते हैं और वो उसके अंदर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो वहाँ पे तेज होता है। उस स्पीड के कारण वो कंकड़ पत्थर उसके अंदर ही घूमते रहेंगे और जब वो घूमेंगे तो वो उसका कटाव करते रहेंगे और कटाव करने से धीरे धीरे ये जो गर्त हैं बड़े होते चले जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें दो गर्त हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब दोनों में बराबर ऐसे कटाव हो रहा होगा तो धीरे धीरे ये एक बड़ा गर्तिका भी बन सकती हैं। इसी को हम बोलते हैं जल गर्तिका। अब बात आती है जलप्रपात की। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी ऊपरी चट्टान से नीचे चट्टान पर गिरती है, जब नदी ऊपरी चट्टान से नीचे गिरती है तो क्या होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात में जल जहाँ गिरता है ऊंचाई से निचाई पर, जिस जगह पर गिरता है वहाँ पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है, एक खड्डे का निर्माण हो जाता है। आप सबको पता होगा अगर हम हाइट से पानी डालते हैं और नीचे रेत है या चट्टाने हैं जो भी है उस पर डालेंगे तो वहाँ पर ज़रूर एक गर्त बनेगा। तो नदी का क्या होता है कि इसके साथ छोटे छोटे कंकर पत्थर इसमें साथ में ये लेकर चलती है। वो कंकर पत्थर इसकी तलहटी में घूमते रहेंगे, कटाव करते रहेंगे, तो ये क्या करेंगे? धीरे धीरे इस गर्त को और भी चौड़ा कर देंगे और फिर इस गर्त से होकर फिर नदी आगे की तरफ बढ़ती है। ये क्या बन जाती है? ये भी जल गर्तिका ही है, लेकिन जब जलप्रपात के साथ है तो ये क्या बन जाता है? एक अवनमित कुंड। अब मैं आपको एक पीछे जो मैंने पढ़ाई है आपको गार जागृति, उसके बारे में जलप्रपात से रिलेट करके बताती हूँ कि जब नदी जो है वो एक धारा में चट्टानों के ऊपर से बहती है और नीचे गिरती है तो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर चट्टानें इस प्रकार की होंगी कि जहाँ से ये बहाव करती है, जहाँ से ये नदी बहती है, धीरे धीरे ये नीचे कटाव के साथ साथ चट्टानों के यहाँ भी कटाव करती रहेगी और जब ये कटाव करती रहेगी तो ये पीछे की तरफ हटती चली जाएगी। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ की पूरे क्षेत्र का कटाव कर देगी और इसके दोनों तरफ के जो हिस्से हैं, चट्टानों के हिस्से हैं, वो खड़े रह जाएंगे और नदी जो है नीचे घाटी बनाकर उसमें से बहने लगेगी, आगे बहकर चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये गॉर्ज का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नदी वेदिकाओं की कि नदी वेदिकाएं क्या होती हैं। नदी वेदिकाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ये कहाँ बनती हैं? बाढ़ के मैदानों के पास बनती हैं। जब नदी अपने किनारों का कटाव करना शुरू कर देती है, जो बाढ़ के आसपास के मैदान है वहाँ पर ये कटाव करना शुरू करती है अपने दोनों किनारों पर। जब ये दोनों किनारों पर एक जैसा कटाव करती है तो वो होती हैं युग्मित, और जब ये एक ढाल पे ज़्यादा एक पे कम करती है तो वो होती हैं अयुग्मित। अब इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो नदी है वो अपने दोनों किनारों पर कटाव करती है, तो ऊपर वाली चट्टान का ज़्यादा कटाव है, उसके बाद नीचे वाली का उससे कम कटाव है। तो सीढ़ियों के जैसे कुछ आकृति आपको नज़र आ रही होगी, तो ये क्या बन जाती हैं? ये ही कहलाती हैं वेदिकाएं। और अगर ये दोनों किनारों पर बराबर हैं तो ये युग्मित वेदिकाएं हैं, और अगर ये दोनों किनारों पर बराबर नहीं हैं तो ये अयुग्मित वेदिकाएं हैं। चलिए अब आगे हम जानते हैं, पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि जलोढ़ जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ के मैदान क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थलाकृतियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं ये नदी के निक्षेपण से बनने वाली आकृतियाँ होती हैं। जब नदी पहाड़ों से मैदानी भाग में प्रवेश कर रही होती है तो वो अपने साथ लाए हुए मलबे को वहाँ
छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे निक्षेपणात्मक आकृतियां बनती हैं। जब नदी पर्वत से नीचे उतरती है और वो उसी पर्वत की तलहटी में अपने अवसाद को जमा कर देती है, तो क्या बनता है? जलोढ़ पंख। और जब इसकी आकृति एक पंखे के समान होती है, एक पंखे के समान होगी, तो ये क्या कहलाएगा? जलोढ़ पंख। और जब ये नदी इसी को, अवसाद को थोड़ा ऊंचाई पर तीव्र ढाल में जमा करती है, तो क्या बनेगा इससे? जलोढ़ शंकु। एक बार फिर से बताती हूँ आपको, जलोढ़ शंकु। जब नदी पहाड़ से उतरी तो उसने उसी की तलहटी में ज़्यादा ढलान के साथ उस अवसाद को जमा किया, तो क्या बना? जलोढ़ शंकु। और उसको ज़्यादा दूर तक फैलाकर एक पंखे के समान उसको अवसाद को जमा किया, तो क्या बना? जलोढ़ पंख। और ये जमाव अचानक कैसे होता है? जब पहाड़ों में उसकी गति ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही नीचे उतरती है तो उसका क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा जगह मिल जाती है फैलने के लिए। तो जब पानी की वही मात्रा आगे जाके फैलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगी तो उसके साथ जो अवसाद है उनको लेकर वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो कुछ का तो वो वहीं पे निक्षेपण कर देगी। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक तटबंधों की और बाढ़ के मैदान की। जब नदी अपने दोनों किनारों पर, ये नदी बह रही है, इसके दोनों किनारों पर अपने साथ लाए हुए अवसाद को जमा करती रहती है, तो धीरे धीरे ये जमाव इतनी हाइट तक पहुंचता है कि ये एक तट के समान नजर आता है। इसी को बोलते हैं हम प्राकृतिक तटबंध, यानी कि नेचुरली ये तटबंध बन गए। अब बात आती है बाढ़ के मैदान की। बाढ़ का मैदान क्या होता है? नदी जो है वो पानी लेकर, अवसाद लेकर आगे बढ़ रही है। जब बारिश होती है या पहाड़ों से ज़्यादा बर्फ़ पिघल जाती है तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जो नदी है तो वो पानी आसपास के जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उनमें भर जाएगा। इस चित्र में देखिए, पहले नदी जो है वो नॉर्मल बह रही है, लेकिन जैसे उसमें पानी का स्तर ज़्यादा आता है तो वो अपने आसपास के एरिया में फैल गई, यहाँ तक वो फैल गई। और अगर वो फैली है तो उसके साथ जो अवसाद है वो भी वहाँ पर जाएगा। और लेकिन जैसे ही नदी में जल का स्तर कम होगा, पानी की मात्रा कम होगी, तो वापस जो आसपास जो पानी चला गया है वो जितना वापस आ सकता है वापस नदी में आ जाता है। और लेकिन क्या होगा, वो उसके साथ जो भी उसके साथ कंकड़, पत्थर, रेत, गाद, मिट्टी थी वो वहीं पर छूट जाएगी और पानी वापस आ जाएगा। तो ये इसके आसपास का जो क्षेत्र हो गया वो क्या कहलाएगा? बाढ़ का मैदान, यानी कि बाढ़ के कारण एक मैदान का निर्माण हो गया। और ये जो मैदान होते हैं ये बहुत उपजाऊ होंगे क्योंकि ये नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम नदी विसर्प, गोखुर झील, गुम्फित नदी और डेल्टा की। नदी जो है मैदानी भागों में आगे बढ़ती है तो उसका जल स्तर जो है वो दूर तक फैल जाता है, यानी कि दूर तक फैलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसमें कटाव की क्षमता कम हो जाती है, और जब वो कटाव कम करेगी तो क्या होगा, उसके सामने अगर कठोर चट्टानें आ रही हैं या थोड़ा सा भी अवरोध आया तो वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगी, अपनी दिशा को बदल लेगी। और बार बार जब वो अपनी दिशा बदलती है तो क्या होता है, वो एक आकृति का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं हम नदी विसर्प। इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें क्या है, नदी रेंगती हुई आगे बढ़ रही है, यानी कि नदी एक सांप की भांति चल रही है। इसी को हम बोलते हैं नदी विसर्प। अब बात आती है गोखुर झील। गोखुर झील क्या होते हैं? ये नदी जो विसर्प के रूप में बढ़ रही है, इसका जो एक विसर्प है वो जब इससे पीछे छूट जाता है, नदी का विसर्प जो है वो इससे पीछे छूट जाते हैं,
इसी को बोलते हैं हम छाड़न झील या गोखुर झील, क्योंकि इसकी आकृति गाय के खुर के समान है, इसीलिए इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। और जब ये विसर्प जो है ये साइड में छूट जाते हैं तो इनमें नदी का पानी भर जाता है, तो ये एक झील का निर्माण कर लेते हैं। अब नदी जो है इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में आपको कई नदी विसर्प और गोखुर झील नज़र आ रही हैं। हो सकता है पहले क्या होगा, इस नदी का बहाव ऐसे हो सकता है, ये देखिए दोबारा से करती हूँ मैं, ऐसे। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इनमें से भी कटाव, और क्या करती है नदी अपने जो बाहरी किनारे हैं, बाहरी किनारों पर अपरदन करती है, और जो अंदर का किनारा है वहाँ पर जमाव करती है, इसीलिए इनका बार बार रास्ता भी बदलता है, और ये जो विसर्प हैं ये साइड में रह जाते हैं और नदी अपना एक नया रास्ता बना लेती है, और इन गोखुर झील का और नदी विसर्पों का निर्माण होता रहता है। अब बात करते हैं गुम्फित नदी के बारे में। गुम्फित नदी क्या होती है, जब नदी अपनी वृद्धावस्था की तरफ जा रही होती है, अपनी लास्ट स्टेज की तरफ जा रही होती है, तो इसमें धीरे धीरे पहाड़ों से लेकर मैदानी भाग तक ये अपरदन भी करती आई है। मैदान में आके इसने निक्षेपण भी किया है, लेकिन साथ साथ अपरदन भी किया है, तो इसमें गाद की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसका जो फ्लो है वो दूर दूर तक रहता है, इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, फ्लो कम हो जाता है, तो इसके अवसाद जो हैं इसी की तलहटी में जमना शुरू कर देते हैं, और ये क्या होते हैं, रेत की या गाद की अवरोध बन जाते हैं, यानी कि दीवार के समान नज़र आते हैं, और नदी इनके दोनों तरफ से बह के निकल जाती है। इस चित्र में देखिए नदी जो है वो उसी की तलहटी में जमाव हो रहा है, तो नदी यहाँ से ऐसे निकल रही है, यहाँ से धाराओं के रूप में निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से भी निकल रही है। तो क्या है, ये एक तरह से जाल सा नज़र आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुम्फित नदी। अलग अलग भागों में बट के नदी आगे बह रही है, तो इसको बोलते हैं हम गुम्फित नदी। अब बात आती है डेल्टा की। डेल्टा जो होता है वो नदी समुंदर के किनारे बनाती है, और ये इसके वृद्धावस्था की स्टेज में बनता है, समुंदर के किनारे इसके मुहाने पर बनता है, नदी का जो मुहाना है उसके ऊपर ये डेल्टा का निर्माण होता है। ये देखिए इस चित्र में आपको जो नज़र आ रहा है, सामने एक त्रिभुज जैसी आकृति नज़र आ रही है, ये क्या है, डेल्टा। नदी कहाँ पे बनाती है इसको, समुंदर के किनारे पर, यानी अपने मुहाने पर। जब नदी अपनी लास्ट स्टेज में होती है, समुंदर में मिलने वाली होती है, तो इसका जो बहाव है वो बहुत कम हो जाता है, दूर दूर तक ये फैलती रहती है। इसका जो ढाल होता है समुद्र के किनारे जो है, ढलान बहुत कम हो जाता है, तो ये समुद्र के किनारे पर ही अपने सारे अवसाद को छोड़ देती है, और अलग अलग वितरिकाओं में बंटकर आगे बढ़ जाती है। इस चित्र में भी देख रहे होंगे, ये अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ी है। यहाँ पर इसकी वितरिकाएं कई सारी हो गई हैं। वितरिकाएं यानी कि एक नदी का दो हिस्सों में बट जाना, इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जब ये नदी इसमें गिरती है तो सारे अवसाद को यहीं समुद्र के किनारे छोड़ देती है, और ये जो अवसाद है वो किस शेप में नज़र आता है, त्रिभुज आकृति में। इसीलिए त्रिभुज आकृति में नज़र आने के कारण इसको बोला गया है डेल्टा। अब मैंने आपको अब तक जितना भी बताया है वो सारी थी नदी की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियाँ। इस तरीके से एक नदी अपने तीनों स्टेजेस को पूरा करती है और समुद्र में मिल जाती है और इन आकृतियों का निर्माण करती है। इससे आगे हम पढ़ेंगे भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। जो जल है वो भूमि के नीचे है, वो कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ये स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? हम वायु से निर्मित स्थलाकृतियाँ भी पढ़ेंगे और हिम नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ भी पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद बचेंगी समुद्री धाराएं या तरंगों से निर्मित शिलाकृतियाँ। ये भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और ये हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप जो दिया गया, जो पहले पढ़ाया है मैंने, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए, और समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए और नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आगे जब इसको पढ़ें तो आपके लिए याद करना भी आसान हो, एग्ज़ाम्स में भी आप इसको अच्छे से इसके जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, नदी से निर्मित शिलाकृतियों के नाम बताइए, उनके बारे में लिखिए। या फिर आता है कि नदी से कौन कौन सी शिलाकृतियों का निर्माण होता है, कौन कौन सी स्टेज में वो इन आकृतियों का निर्माण करती हैं, किस प्रकार की शिलाकृतियों का, कौन से 2 प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण करती हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। आगे की जो भी शिलाकृतियाँ हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।